तो आज मैं जिस सक्सेस से आपको रूबरू कराने वाला हूँ उनका नाम है पार्षद बबलू सागर। रुद्रपुर रविंद्र नगर वार्ड नंबर 37 से वो पार्षद हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूँ पार्षद बबलू सागर से। पार्षद बबलू सागर एक ऐसे गरीब परिवार का लड़का जिन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी से लेकर घोड़ा गाड़ी चलाने तक का काम किया है। कुछ कर गुजरने की चाह ने और सामाजिक सेवा ने उन्हें अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। छात्र राजनीति करते करते एक ओर परिवार की इतनी विषम परिस्थितियां, वहीं दूसरी ओर समाज के दायित्व ने इन्हें सक्रिय राजनीति में ढकेल दिया और उसके बाद ये जुड़े भारतीय जनता पार्टी से और फिर महज 22 साल की उम्र में बीजेपी से पार्षद का टिकट मिला और ये जीत गए और फिर शुरू हुआ इनका राजनीतिक सफ़र। तो चलिए बात करते हैं दास्तान स्ट्रगल विद बबलू सागर। नमस्कार बबलू साहब, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपका। मेरे नज़रों में आज तक आपका परिचय ये है कि हम दोनों कभी कॉलेज में एक साथ थे और उस समय आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे कॉलेज वाले उप सचिव की। शायद 2017 की बात है, मैं 2015 से 2018 तक रहा था वहाँ। और उसके अलावा दूसरा ये है कि अब आप वर्तमान में पार्षद हैं वार्ड नंबर 37 से, रविंद्र नगर से। इसके अलावा दूसरी कोई छवि है नहीं, आज वह सारी छवि जानेंगे। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई होगी पार्षद बबलू सागर की? एक ऐसा लड़का जो बहुत गरीब घर से निकलता है, बहुत छोटे छोटे काम भी किए हैं और उसके बाद वो पार्षद बन जाता है। तो कैसा एक जर्नी रहा ये? देखिए, ये तो एक वो हो गया कि हमने कैसे जर्नी स्टार्ट करी, ये तो सब जानते हैं। और इन सब चीज़ों में मम्मी पापा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ इतना है कि ईश्वर की कृपा से मुझे कोई भी काम करने में बाधा पड़ती ही नहीं है। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ का प्यार हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। और हमने गरीबी आज भी देखी है, हमने गरीबी भी देखी है, सारे काम हमने करे हैं। मैंने भैंसा गाड़ी भी चलाई है, बुग्गी चलाई है, आपने देखा होगा। मैंने शारदा कॉलोनी इधर उधर बुग्गी बहुत चलाई है, बहुत कार्य मैंने किए हैं। और जब मैं डिग्री कॉलेज में गया तो मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, उप सचिव की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा कि चुनाव लड़के देखते हैं कैसा होता है। तो 2017 की बात है, मैं उप सचिव की तैयारी कर रहा था, संयुक्त सचिव भी उसे कहते हैं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया। उस बीच मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो निराशा हुई कि यार मतलब ऐसा हो गया, हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मम्मी ने, बाकी अदर्स लोगों ने मुझे समझाया भी कि नेतागिरी में कुछ नहीं रखा है। और बहुत सारी बातें उस बीच मेरे साथ हुई, घटना जो भी घटित हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर इस बीच मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का दायित्व मुझे दिया जी। उसके कुछ दिनों बाद जो है चुनाव नज़दीक आ गया, लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास। तो तैयारी नहीं थी कोई भी चुनाव की जी। और नजूल का पूरा मुद्दा छाया हुआ था, आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से चुनाव जीतना जरूरी था क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि चुनाव जीता जाए, सारे काम किए जाएं। जी। तो मुझे रविंद्र नगर से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे टिकट दिया। 99% लोग कह रहे थे कि नहीं जीत पाएगा, बाहर से आया, इस तरीके की मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की वहाँ के स्थानीय नेताओं ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी। जो मुझे नहीं जानते थे उन्होंने भी मेरे पे गलत आरोप वगैरह लगाए थे। लेकिन ईश्वर मेरे साथ था, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था, मुझे जनता ने वहाँ की प्यार दिया और मैं वहाँ 462 वोटों से, 400+ वोटों से मैं चुनाव जीत करके यहाँ पर आया, पार्षद बना। और आज हम जनता के बीच में रह कर जनता के काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं। जब पार्षद बबलू सागर आप आज हुए, उससे पहले डिग्री कॉलेज में थे, एक छात्र थे, छात्र नेता थे। क्या उसी बीच ये सारे सरकमस्टांसेस बन रहे थे या आप खुद चाहते थे कि आप राजनीति में आए? नहीं, उस बीच तो ऐसा कुछ नहीं था। जिस समय मेरा रिजल्ट खराब हुआ तो उस समय तो मेरा दिल ही टूट गया था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो मेरे डिग्री कॉलेज के वाकई नेता थे या बाकी जो उस कॉलेज के छात्र थे, लेकिन उनका प्यार इसलिए मुझे मिल रहा था कि जैसे मैं प्रिंसिपल सर से लड़ जाना कि बच्चों के एडमिशन करने हैं या किसी डिपार्टमेंट में चले जाना, उन लोगों से लड़ाई करना, नहीं सर इसका एडमिशन करना है, बच्चों को ऐसा करना है। एनएसएस का कैंप लग जाता था, उसमें बच्चों के साथ रहना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित कर रही थी राजनीति की ओर।
और मैं इतना प्रेरित हुआ कि आप देख रहे हैं मैं आज पार्षद के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। और ये सब मुझे जो भी मिला, मेरे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सबने मेरा साथ दिया, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। और ये सब चीज़ें जब मैं चुनाव जीत गया, बन गया, तो आप देख रहे हैं कि हमारा कार्यकाल भी सही चल रहा है। पौने 2 साल जो है, सॉरी 2.25 साल बीत भी चुके हैं। लगभग 3 साल का कार्यकाल रह गया है। हाँ, लगभग 3 साल का कार्य रह गया है, लगभग। और बहुत अच्छा कार्यकाल हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुनाव से पहले एक प्रोटोकॉल था कि आप अपने हर फेसबुक स्टेटस पे या जो भी पोस्टर बनता था उसमें आप जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी का फोटो लगाते थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए आपने वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और उसके बाद आपने विधायक साहब श्री राजकुमार ठुकराल जी का फोटो लगाना चालू कर दिया। क्या है इसके पीछे मंशा? क्या सिर्फ टिकट के लिए जिला अध्यक्ष जी को खुश करने के लिए चीज़ें की जा रही थी, और अब वो सारी चीज़ें जब आपका काम निकल गया तो आप विधायक साहब को खुश करने में लगे पड़े? नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा दरअसल मैं कोई फ्लैक्सी बनवाता नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी कोई फ्लैक्सी नहीं बनवाई। और यदि बनवाई है तो उसमें आदरणीय जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनका फोटो उसमें रहा है। और जो छोटी फ्लैक्सी बनती है जो मान ली व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं नहीं बनाता हूँ वो फ्लैक्सी या फोटो। मेरे जो शुभ चिंतक हैं वो मुझे बना करके ऐसे ही भेज देते हैं। उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब हैं भारत भूषण चुग जी, कभी उनकी फोटो रहती है खाली, कभी विधायक जी की रह जाती है, कभी माननीय मेयर साहब की रह जाती है। तो इसमें मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं है कि मैं जिलाध्यक्ष को छोड़ूं या किसी को छोड़ूं। मैं नहीं हूं, मैं तो सबको साथ लेके चलने वाला हूं। दरअसल मुझे तो सबका प्यार आशीर्वाद लेकर के चलना है। ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं जिलाध्यक्ष जी को छोड़ दूं या विधायक जी को खुश करूं। तो मैं उस लेवल का व्यक्ति हूं भी नहीं, तो मैं तो सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं विधायक जी को खुश कर रहा हूँ या शिव अरोड़ा जी को छोड़ रहा हूँ या फिर चुग जी को खुश करने में लगा पड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सब एक समान है। और मुझे जब मुझे जरूरत पड़ती है तो ये सब लेके सब मेरे साथ खड़े भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हुए, आप भूरा रानी अंबिका बिहार से पहुंच गए रविंद्र नगर वार्ड नंबर 37 में। क्या ये मोदी लहर की जीत थी, ये एक तुक्का फिट था, या वास्तव में जनता आपके साथ थी, जनता का प्यार आपके साथ था? देखिए, उस टाइम पर मोदी जी का जादू बहुत चल रहा था जी। बहुत मोदी जी ने, मतलब दुनिया ही मोदी जी की दीवानी है। आप देख ही रहे हैं, आज भी मोदी जी के लोग इतने फैन जो हैं, फॉलोअर्स हैं मोदी जी के बहुत ज़्यादा जी। तो कहने कहीं ये मोदी जी का चेहरा भी था। और कुछ मेरा लोगों के प्रति जो स्नेह मिलता जा रहा था, जो प्यार मिलता जा रहा था मुझे, वो भी था। लोगों से मैं जुड़ गया। लोगों ने फिर कहा नहीं, ये हमारे एक बेटे के जैसा है। मैंने लोगों से कहा भी, मैं तो आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। तो मुझे बेटे के रूप में वहाँ पर स्वीकार किया, भाई के रूप में मुझे लोगों ने स्वीकार किया है। और कोई ऐसा नहीं है कि, और ये तो सच्चाई है कि लहर तो थी मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की लहर तो थी। उसमें भी मुझे लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर मुझे वोट दिया है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और हम अब ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम अपनी फेस वैल्यू पर चुनाव जीतें। तो मुझे लगता है कि अब हम जब चुनाव जीतेंगे तो अपनी फेस वैल्यू पर, और भारतीय जनता पार्टी तो खैर है ही हमारी माई बाप, उसमें हम चुनाव जीतेंगे। अगर आपकी पार्टी किसी समय में गलत निर्णय लेती है तो क्या पार्टी के खिलाफ जाएंगे? नहीं, पहले तो बात तो यह है कि पार्टी कोई गलत निर्णय नहीं लेती है। और जब लेगी तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि उस निर्णय को सही करेंगे। और विरोध तो खैर क्यों होगा, आपने देखा होगा इतनी सारी पार्टियां हैं। अब आप राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को देख लीजिए, उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देखते हैं उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, और सीरियस लेने की आवश्यकता भी नहीं है। उनके बयान आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे अटपटे बयान हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा करेगी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जब चुनाव में उतरे होंगे तो कहीं ना कहीं देश सेवा के लिए उतरे होंगे, लोगों की सेवा के लिए उतरे होंगे। आज पेट्रोल अचानक जब रेट बढ़ता है तो आप क्यों नहीं उसके खिलाफ बोलते हैं, भले वो आपकी पार्टी ही क्यों ना सेंटर में हो। आप तो पार्टी के लिए नहीं उतरे थे, आप जनता के लिए उतरे थे। जब निजीकरण होता है तो आप नहीं बोलते हैं, लोक संघ कुछ गलत हो रहा है बिल्कुल आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब कभी किसी चीज़ का विकास होता है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलता है। ये तो एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है। कभी देखिए, सरकार गेहूं 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो भी देती है जी। आज पेट्रोल के रेट इतने हाईफाई हो जाते हैं, पेट्रोल को देखना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं देखते हैं। ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, थोड़ी सी बहुत जनता परेशान हुई है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देश हित में ऐसे ऐसे मुद्दे भी उठे हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में सोल्व हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भी देखना चाहिए। सिर्फ पेट्रोल के पीछे ना पड़ करके हमें एक राष्ट्र भाव की भावना से भी हमें जो है देखना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य
किए हैं। निजीकरण का मुद्दा है, सारी चीजें अडानी या अंबानी को दे दी जा रही हैं। नहीं ऐसा LIC जो एक गवर्नमेंट संस्था थी वो भी बिकने के कगार पे आ गई है। पूरा बिजली विभाग आप देखोगे सारे प्राइवेट लोग उसमें काम कर रहे हैं। रेलवे पूरा लगभग प्राइवेट हो रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ निजीकरण का इस समय स्कोप ना हो। इससे आपको नहीं लगता है कि बाकी जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, एक आप भी युवा हैं, आप भी शिक्षित हैं, मैं भी शिक्षित हूँ, तो इन लोग पे असर पड़ेगा उन चीज़ों का? नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। निजीकरण का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कितने सारे सरकारी स्कूल्स हैं, उनका क्या है, जो टीचर्स आते हैं बैठ जाते हैं, बच्चे कम पढ़ रहे हैं वो आगे, या आप देख ही रहे हैं कि क्या स्तर उनका हो जाता है। और प्राइवेट स्कूल के बच्चे कितनी आगे बढ़ते हैं, और जबकि प्राइवेट वालों के बच्चे, सरकारी स्कूल वाले जो टीचर होते हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होते हैं। निजीकरण का तात्पर्य सिर्फ यह है कि सबको समान शिक्षा दी जाए, सबको एक स्तर पर लाया जाए। मान लीजिए जिसको 40-45 हज़ार सैलरी मिल रही है और उस स्कूल के बच्चे कुछ जानते ही नहीं है, तो आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे कितने आगे होते हैं सिर्फ इसीलिए। और सब, जबकि प्राइवेट टीचर की सैलरी मात्र 15,000 20,000 यही होती है समथिंग, जिससे उसका सिर्फ घर चल पाता है जी। और वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाने के कारण, तो माननीय मोदी जी ने सिर्फ इसका निजीकरण इसलिए किया है कि सब जो है एक प्रकार से पढ़ लिख लें। सबको, आप सफाई के मामले में देख लीजिए, सरकारी डिपार्टमेंट में आप कहीं चले जाएं तो ऐसा कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट वाले क्या होते हैं, उन्होंने मतलब बहुत तेजी से काम लेते हैं, उनको हड़का के काम ले लेते हैं। तो बस यही है इसका तात्पर्य कि स्वच्छ भारत मिशन भी आप लोग देख रहे होंगे आजकल बहुत जो है चल रहा है, तो और कुछ नहीं है इसका निजीकरण का मतलब। लोगों ने गलत ले लिया है कि अंबानी अडानी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी अडानी को क्यों देंगे, भारत की संपत्ति है, भारत के पास रहेगी। किसान आंदोलन का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो नेता है उनसे बात नहीं करते हैं, लोग धरना पे बैठे हुए हैं लगातार, उनकी बातों को सुनने तक का कोई तात्पर्य नहीं है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए किसान जो सही में जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है। जो बीच के दलाल हैं जिनकी सोर्स इनकम बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है, वो लोग वहां पर जाकर के बैठ गए हैं। किसान से 10 रुपए की चीज को वो 8 रुपए की 7 रुपए की लेकर के, और आम जनमानस को वो 15 16 17 20 अपनी बढ़ाने के लिए इतने रुपए की जो चीज खरीदते थे, आज उन लोग के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तब जाकर के वहां बैठ गए, टेंट लगा के बैठ गए। अब आप देखिए ना, कोई भी उन टेंटों में आपको नहीं मिलेगा, वहां कोई भी उन टेंटों में वहां पर नहीं है। और लोग कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बहुत अच्छा कानून है ये देश के लिए, किसान, सारे किसान इससे खुशहाल होंगे। और ये पहली सरकार ऐसी बनी जो किसान के खाते में डायरेक्टली पैसा डालती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसा डाला है जी। आपने देखा होगा कि कितने सारे किसान, आजकल आप देखते हैं कि फसल का भी जो है बीमा होता है। तो ये पहले की सरकारों में नहीं था, और पहले की सरकारें जो है कभी किसान के बारे में सोचती नहीं थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है किसानों के बारे में, सीधे उनके अकाउंट में पैसा डालना स्टार्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसानों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गलत सोचा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कानून है। मैंने भी इस कानून को पढ़ा है और पुराना कानून मैंने देखा था, ये बहुत बढ़िया कानून मुझे लगा। और सिर्फ वहाँ पे दलाल लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग नहीं बैठे हैं। सारे किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, यदि किसान वहाँ बैठ जाते तो आज फसल का या किसी भी चीज़ का रेट क्या होता, स्तर क्या होता, आप भी समझदार हैं। मुझे ज़्यादा कहते हुए वो नहीं लग रहा, मुझे हिचकिचाहट भी नहीं है। पार्षद बबलू सागर जो आज पार्षद हैं, क्या कभी नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, यदि मुझे जनता का प्यार मिलता रहेगा, तो मैं जरूर लड़ूंगा निगम का चुनाव। और निगम का पार्षद का ही क्यों चुनाव लड़ेंगे, अगर हम पे ईश्वर ने हमें अगर इस लायक करा तो हम मेयर का भी लड़ेंगे, विधायक का भी लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हर व्यक्ति चाहता है मैं आगे बढ़ूं। तो मेरी भी मंशा है कि मैं भी एक, जब मैं छोटा नेता बनाऊं तो सब लोग चाहते हैं बड़ा ही बना, तो मेरी भी मंशा है कि मैं एक बड़ा राजनेता बनूं। ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब मुझे टिकट देगी, जब जब मुझे आगे बढ़ाना चाहेगी, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोटी सी उम्र में एक वार्ड का मुझे जो है प्रथम नागरिक बना दिया है, पार्षद बना दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं से भी लाकर किसी को भी कहीं भी पहुंचा देती है। तो आप देखते हैं मेरा घर अंबिका बिहार कॉलोनी में है और मुझे चुनाव वहां से जिता दिया। वो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की हमेशा तारीफ करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए रहूंगा और जिंदगी भर मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति रहना चाहता हूँ। छोटा सा कार्य करता है हमारी भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री भी कार्य करता है जी। और छोटा सा पार्षद भी कार्य करता है। और जो कार्य करता है वो कार्यकर्ता है ही है। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ हमारे लिए है।
फेसबुक पे आपके मैं स्क्रॉल कर रहा था, आपका फेसबुक मैंने सर्च किया इस इंटरव्यू से पहले, उससे पहले भी व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे को जानते ही हैं, तो मैंने सर्च किया। वहाँ आप एक टैग लाइन लिखते हैं फ्यूचर मिनिस्टर या फ्यूचर मंत्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो आपको पता होगा। तो क्या मतलब है उसका? मतलब फ्यूचर में कभी हम मंत्री बन सकते हैं, मेरा सपना है एक बार मंत्री बनने का। कौन सा मंत्री बनना चाहेंगे आप? अब देखिए, ये तो ईश्वर जाने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या उस समय की जो सरकार रहेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और यदि हम कुछ बन जाते हैं तो जो मंत्री बन जाए वो तो भगवान जाने क्या मंत्री बनेंगे, लेकिन सपना है एक बार मंत्री बनने का। घर से क्या सहयोग रहता है जब आप राजनीति में आते हैं? घर का क्या पूरा सहयोग है कि नहीं तू ठीक कर रहा है, या घर वाले कहते हैं कि ये सब छोड़ नौकरी वोकरी कर ले? क्योंकि मैंने भी एमबीए कर लिया, जब ये सारी चीजें घर वाले देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये सारी चीजों से पेट नहीं भरता है साहब, आप भी जानते हैं, है ना। सेवा कर सकते हैं, लोगों के बीच पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है घर चला पाना, अपने बीवी बच्चे पाल पाना। और आप तो शायद शादीशुदा भी हो गए और एक बच्चा भी है, तो कितना सारोकार होता है घर को, घर वालों को कह पाना। नहीं, बाहर तो पॉपुलैरिटी है, लेकिन घर वालों को कैसे कन्विंस करना है? देखिए, जब मैं छात्र राजनीति करता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते थे कि नेतागिरी में कुछ नहीं रखा, कहीं स्कूल में चले जा, कहीं काम कर ले, जो है घर चल जाएगा, नेतागिरी में कुछ नहीं रखा, नेता को गालियाँ पड़ती हैं, ऐसा पड़ता है। तो सारी चीज़ें ये चलती थी उस टाइम पर, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं जो है कहीं कार्यक्रम होता था मैं भाग जाता था उस कार्यक्रम में। तो मैं कार्यक्रम क्या करता था, कहीं चले जाना। युवा मोर्चा में नगर महामंत्री में रहा, दीपक ग्रोवर जी हमारे अध्यक्ष थे नगर के, तो उनके साथ मैं नगर महामंत्री था। तो मैं कार्यक्रम करता था तो मैं घर में लेट आता था, मुझे मेरी मम्मी डांटा करती थी, समझाया करती थी कि क्या कर रहा है नेतागिरी में, कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा नेतागिरी में जो है कमाई तो खैर नहीं है, आप सभी जानते हैं, सेवा ही होती है। तो लेकिन मेरा जो है, मैं उसमें मेरी चाहत बढ़ती जा रही थी राजनीति में। तो मैंने कहा ठीक है राजनीति करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हम बड़ी राजनीति में नहीं पहुंच पाएंगे। जब मुझे टिकट मिल गया, फिर मेरे घर वालों का रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक नहीं था कि क्या करेगा नेतागिरी लड़ करके। मेरे जो चाचा और उन सबसे मेरी बात हुई तो वो भी मुझे डांट रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, अब टिकट मिल गया, अब तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो घर से आप जानते हैं इतना सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर जब टिकट मिल गया लास्ट मोमेंट सब लोग मेरे साथ आ गए, सब लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। और फिर मेरी माँ ने कहा जब तू चुनाव टिकट ले ही आया है, तो मेरी मम्मी के पास 6,000 रुपये उस टाइम पर थे, तो 6,000 रुपये मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए। और वही मुझे लगता है कि वही 6,000 रुपये ने मुझे चुनाव जिता दिया। मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे इतना मिल गया लास्ट मोमेंट, और जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं चुनाव जीत करके जो है दूसरे क्षेत्र से भी अपने घर में बैठा चुनाव जीता, और भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो रविंद्र नगर की सीट डाल दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही वो सीट है। हमेशा वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। फिर मैं लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाहर से आके चुनाव जीतेगा, कैसे करेंगे, लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं वहाँ चुनाव जीत करके मैंने भारतीय जनता पार्टी की झोली में पार्षद की सीट डाली है। अब घर वाले संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले संतुष्ट हैं। घर वाले प्यार आज भी जो है देते हैं। कभी अभी अचानक कभी भी अगर हम लेट हो जाते हैं तो मम्मी डांट देती है आज भी, और मुझे लगता है वो डांट नहीं, वो प्यार है। क्योंकि आप देखते हैं कि माँ तो माँ होती है, जब तक माँ के सामने बेटा ना आ जाए तब तक माँ जो है दरवाजे में बैठी रहती है। ऐसा मैं आज भी देखता हूँ, जब मैं कभी लेट आता हूँ तो मेरी माँ जो है कमरे में बैठी रहती है, खाना पीना पूछती रहती है कि तूने क्या कर रहा है, क्यों जाता है इतनी रात को। तो ये सब चलता रहता है। पार्षद बबलू सागर का भविष्य की क्या योजनाएं हैं? किन योजनाओं पर रह के काम करना चाहते हैं? देखिए, मेरी जो योजनाएं हैं या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो सब बहुत अच्छी योजनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये योजनाएं ला रहे हैं, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। उन योजनाओं पर जो है जनता को लाभ मिल रहा है, लाभान्वित जनता हो रही है। तो वो योजनाएं मुझे लगता है अच्छी हैं, और जब हमें योजनाएं बनाने का सौभाग्य मिलेगा तो हम जनता के हित की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे कि जनता उससे लाभान्वित होगी। मैं आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूँ, क्या है वो योजनाएं? मिले समय या ना मिले वो बात की बातें हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल, एक आदमी अपना मिशन या विजन लेके चलता है। तो किन भारत में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिस पर आप कभी भी अगर मौका मिलता है तो काम करने का चाहेंगे? देखिए, जिससे आयुष्मान योजना है भारत सरकार की भी है, और उसमें हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र जी ने एक योजना उसमें जोड़ दी कि सिर्फ प्रदेश के लोगों के लिए एक अलग से भी कार्ड बना दिया था, मुख्यमंत्री वाला स्वास्थ्य योजना। तो ऐसी योजनाएं लाने का मेरा भी विचार है। ये 5 लाख रुपए तक का था, पूरे परिवार का जो है था। जैसे आप देखते होंगे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो ऐसी योजनाएं मेरा लाने का विचार भी है, मेरी पर्सनल राय भी है। यदि मैं कुछ बनता हूं तो ऐसी योजनाएं और इससे भी अच्छी अच्छी योजनाएं मैं लाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ जनता को ऐसा ना लगे कि हम लोग जो है वोट देकर ठग गए,
ठगी करने वाला काम हम नहीं करेंगे। ऐसी योजनाएं ला करके मैं जनता को लाभान्वित करना चाहता हूं कि जो जनता के बच्चे हैं, जैसा आपने देखा होगा कि अभी हॉस्पिटल्स में बच्चे जाते हैं, या आपने देखा होगा अखबार में पढ़ते होंगे, आप कभी देखते होंगे न्यूज़ में कि आज ऐसा हो गया, 3 दिन से महिला पड़ी है, सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी योजनाएं हम लेकर के आएंगे कि हर व्यक्ति की जो है समस्या का समाधान होगा। जी। और एम्बुलेंस वगैरह हम मेरा विचार तो यह था कि मैं जो है कहीं ना कहीं से कुछ करके एक एम्बुलेंस अपने वार्ड को भी समर्पित करूं, तो मेरा विचार रहेगा। और मैं इसमें लगा भी हूं कि अपने वार्ड के लिए एक जो है पर्सनल एम्बुलेंस ली जाएगी। मान लीजिए किसी को दिक्कत होती है तो कभी कभी एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, या कहीं गई होती है, या बहुत सारी समस्याएं हैं, तो एक एम्बुलेंस हमारे वार्ड की होगी। उसमें जो है एक ड्राइवर होगा जो है, और किसी को समस्या होती है उसको फ़ोन करे और चले जाएँ हॉस्पिटल। तो ऐसा मेरा विचार है। और अभी कभी यदि मौका लगा तो मैं आदरणीय सांसद साहब, माननीय विधायक जी से इस बारे में बात करने भी वाला हूँ। मेरे मन में अभी कुछ ही दिन पहले ये विचार आया कि एक जो है एम्बुलेंस होनी चाहिए वार्ड के लोगों के लिए। 2018 में चुनाव हुआ नगर निगम का, जिसमें आप पार्षद बन के उभरे, और उस समय विधायक साहब जी ने भी एक प्रण लिया था कि मैं अगला चुनाव जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक कि नजूल भूमि वाले को मालिकाना हक ना दिला दूं। उस समय ये मुद्दा बहुत गरमाया था, और इसी पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने वार किया, चोट किया, लोगों को इसी चीज़ के लिए कन्विंस किया, तब जाके मेरे को लगता है ये चुनाव आप लोग के हाथ में आया। सुरेश कोहली जी ने बहुत पार्टिसिपेट किया, जो मेयर पति हैं, उनका अपना भी बहुत अच्छा वर्चस्व है। आज के डेट में जब आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, और उसके बाद भी सोशल मीडिया पर कहीं मैं देख रहा था, अखबारों में पढ़ रहा था कि मालिकाना हक देने की बात कर दी गई है। तो क्या ये सिर्फ बात कह दी गई है, या कभी कागजों में भी ये चीज़ें होंगी? क्योंकि आपके एक बहुत दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे ये लिखा है कि वो कौन सा सत्र था जिस दिन ये घोषणा कर दी गई कि हाँ ये दे दिया गया है, क्योंकि ऐसी तो कोई घोषणा का कहीं से कहीं तक मेरे को भी नहीं लगता हुआ है। देखिए, ये जो मुद्दा आपने मुझे बताया कि बहुत पहले से चल रहा है, ये सच्चाई है कि ये मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है। नजुल की भूमि का मुद्दा चल रहा है। हम लोग चुनाव लड़े, इसी मुद्दे पर लड़े। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे खुद उस टाइम के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी वहाँ पर आए थे। इन्होंने कहा था कि नजुल का मुद्दा सोल्व किया जाएगा। हमारे क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठकुर ने अपना भविष्य दाव पे लगा दिया कि जब तक लोगों को मालिकाना हक नहीं दे दूंगा, नहीं दिलवा दूंगा, तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अभी आपने देखा होगा कि माननीय विधायक ने यह भी कह दिया कि मैं कोई त्योहार भी जो है नहीं मनाऊंगा। तो उन्होंने इस बार होली भी नहीं बनाई। और अभी हाल ही में हमारे शहरी विकास मंत्री जी को, जो आदरणीय भगत सिंह जी हैं, उनको हमारे वार्ड के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने विधायक जी के साथ उनको घेराव किया। घेराव करने का देखिए फलस्वरूप ये रहा, उसका फल ये मिला कि तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर माल्यार्पण करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ जी ने तुरंत जो है घोषणा भी कर दी कि बहुत जल्द हम इसका निस्तारण कर देंगे, मालिकाना हक दे देंगे। तो आज कल हमारे विधायक जी ने उनको जाकर के आभार भी व्यक्त किया है। और आप देख रहे हैं, और ये सिर्फ घोषणा ही नहीं है, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका निस्तारण जो है कर भी दिया जाएगा, लोगों को मालिकाना हक दे भी दिया जाएगा। ये कोई वो नहीं है कि खाली घोषणा है, नहीं। हमारी पार्टी पूरा इस समय एक्शन मोड में, आप देख रहे होंगे, बहुत जल्दी जो है बदलाव आदरणीय तीरथ जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो है ये बहुत जल्द अब लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा, सिर्फ मुद्दा नहीं रह जाएगा। सन 2022 में फिर से चुनाव आ जाएंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति है आपकी पार्टी की, आपकी व्यक्तिगत विशेष रूप से? देखिए, अभी तीरथ जी की सरकार है, और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगी, अपनी सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख ही रहे हैं कितना अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सन 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब मैं राजनीति से हटकर या आपके ये करियर से हटकर, जो आप पार्षद हैं, आपके कुछ व्यक्तिगत जिंदगी को टटोलने की कोशिश करूंगा। हम दोस्त भी हैं मेरे, पहले मैं चाहता था कि आपसे कभी मिलूं तो जानूं आपके बारे में। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। कौन सी फिल्में पसंद है, किस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हैं? आजकल तो देखिए सभी तरह की फिल्में चल रही हैं, और नई जनरेशन के हम सब लोग हैं, तो जो सामने आ जाए उसे देख लेते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है फिल्मों का।
समय मिल जाता है इन चीज़ों के लिए? इतना समय तो खैर नहीं है, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हल्का फुल्का जैसे कभी रात को आ गए, अपना फ़ोन खोला, यूट्यूब थोड़ा सा चला लिया तो देख ली, या सामने फिलहाल तो मैं ज़्यादातर न्यूज़ ही देखता हूँ। और यदि कोई भाई या मम्मी उम्मी कुछ देख रहे होते तो उस पर थोड़ी सी नज़र चल जाए तो फिल्म देख लेते हैं, वरना न्यूज़ से मतलब है अपने आप को बस, और कुछ नहीं। इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं इतनी परेशानी के बाद, समस्याओं के बाद? जब ये कह दिया जाता है कि इतने कम उम्र का लौंडा पार्षद नहीं बन सकता, जब इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं आपके सीनियर्स के द्वारा या आपके जूनियर्स के द्वारा, जब कॉलेज में उपसचिव के लिए एक चुनाव व्यक्ति लड़ने जा रहा है और उसके बाद भी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी इतना मोटिवेट रहना लगातार? देखिए ऐसा होता है, कुछ चिंतक भी होते हैं, कुछ शुभचिंतक भी होते हैं। तो जिन्होंने मुझे जो हरासमेंट करना चाह रहे थे या मेरे ये नहीं चाहते थे कि ये पार्षद ना बने, ये हारे, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। ईश्वर मेरे साथ था, मेरे साथ जनता का प्यार था, मेरे कुछ सीनियर नेता मेरे साथ थे, तो उनकी मेहनत रंग लाई है। जो हैं मुझे हराना चाहते थे, मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, या मेरे प्रति उनकी भावना दूसरी प्रकार की थी, तो ईश्वर ने उनको करारा तमाचा दिया है। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर से बढ़कर इस संसार में कुछ है भी नहीं। और नेकी कर और दरिया में डाल, आपने सुना ही है। बस अपने अच्छे काम को करते जाइए, ईश्वर अपने आप जो है फल दे देता है। उसमें कोई मुझे बिल्कुल भी किसी पे वो नहीं होता है कि इनने मेरा साथ दिया या इसने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तो सभी का, अपने विपक्षियों का भी, मेरे पास यदि कोई काम आता है तो मैं तुरंत कर देता हूँ। किसी को परेशान करने का कार्य नहीं करता हूँ मैं। कोई ऐब है आप में? मेरे अंदर कोई ऐब नहीं। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता हूँ, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता मैं, और ना शायद आगे कभी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। अगर आप एक राजनेता या राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? तो मुझे लगता है कि शायद हम भी कहना कहीं लेबरी मजदूरी जो आजकल चल रही है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते। मुझे लगता है बस यही काम हम लोग कर रहे होते कहीं ना कहीं। लेकिन ईश्वर ने सेवा का मौका दिया है तो सेवा कर रहे हैं। कभी अगर आपको किसी फिल्म में, किसी शॉर्ट फिल्म में, किसी म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिलेगा तो क्या उसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यदि ऐसा भी मौका मिलेगा तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। एक बार देखेंगे कि क्या है वो रोल, कैसी है वो ज़िंदगी। हर चीज़ को परखना चाहिए, हर चीज़ में जो है जानकारी होनी चाहिए। तो यदि कभी मौका मिलता है तो इस चीज़ को भी देखेंगे। तो बबलू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मज़ा आ गया। आप इतना मोटिवेटेड हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में जो आपने उपलब्धि हासिल की है, जो जनता का प्यार हासिल किया है देखकर। तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे फिल्मी चाणक्य के? मैं फिल्मी चाणक्य के दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा चैनल ये आप लोग का है, जो आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट जो है करते हैं, इतने सारा लोगों को हंसाते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय दीपक जी। आप मेरे मित्र भी रहे हैं डिग्री कॉलेज से, और आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, जनता के सामने मुझे रखा है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसको जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं ये। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे पार्षद बबलू सागर। आज ये शब्द बहुत आसान लगता है कहना, पार्षद बबलू सागर, लेकिन बहुत संघर्ष बड़ा रहा है इनका सफर। डिग्री कॉलेज से जानता हूँ मैं इन्हें। उप सचिव के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ सरकमस्टांसेस बने, लोग पीछे पड़ जाते हैं, आपको हरासमेंट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। उन्हें सारी परिस्थितियों से निकलते हुए इन्होंने बहुत सारे बहुत इतने निचले स्तर के काम किए कि आप सोच भी नहीं सकते। भैंसा गाड़ी चलाया इन्होंने, मजदूरी की है, इनके घर में गाय है, उन सारे का काम किया है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए, गुजरते हुए, गरीबी से लड़ते हुए, गुजरते हुए, उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करना, अपने परिवार को देखना, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना, और उसके बाद पार्षद बन जाना। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर आप में जज्बा है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जैसे ये आज पार्षद बने हैं, कभी नगर निगम में अच्छे पोजीशन पे जाएं। और ये खुद बता रहे थे कि इनका भविष्य का प्लान है कि ये मंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा कि एक बार मंत्री बने, और जब ये मंत्री बने तो उस दिन भी मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग। बाय बाय गाइस।